तो अब आपने जो प्रश्न निर्माण भेजे थे ना, प्रश्न बना के, सो हमने यहाँ पे स्लाइड्स में आपके प्रश्न लगाए हैं युद्धवीर जी ने। तो हम सब अब आप लोग प्रशिक्षक बनेंगे, मेरा रोल प्ले करेंगे और मैं आपका रोल प्ले करूंगी, ठीक है? तो अब बारी बारी हम सब जो है अपनी अपनी स्लाइड्स को पेश करेंगे, जो आपने प्रश्न बनाए थे आप किस तरह से समझाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे रोल रिवर्स हो जाएगा। तो अब कौन जाएगा पहले आगे? धीरज कुमार शर्मा। सो धीरज कुमार शर्मा जी कहाँ है? तो आप को यहाँ पे 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको आपने जो प्रश्न बनाए थे वो आपको अपने प्रश्न में क्या सोच के बनाया है, क्या-क्या ध्यान रखना है। अगर आपको ये कार्यशाला में अन्य शिक्षकों को समझाना है तो आप किस तरह से समझाएँगे? और अगर किसी को भी हमारे बीच में कुछ शंका रहेगी, कुछ भी डाउट रहेगा तो हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? तो अब आप एक ट्रेनर हैं और हम आपके पूनम जी मैं भी थोड़ा शेयर कर तो जी। मैं बस यही कह रहा था कि जैसे सभी टीचर से यही था कि जैसे अभी पूनम जी आप लोगों को एक एक नाम लेके बोल रहे थे कि आप कुछ बोलिए इसमें क्या है, तो ऐसे अब आपका जैसे अभी धीरज सर का स्टार्ट होगा तो आपको एक एज अ फैसिलिटेटर, एज अ पूनम जी की तरह आपको अपना इन सबको फैसिलिटेट करवाना है। तो आप हम में से नाम ले सकते हैं कि आपका क्या इस पे मत है, तो आपको बिल्कुल टू वे रहना चाहिए। तो अभी धीरज सर का आएगा, फिर कमलदीप सर का आएगा, तो ऐसे सभी टीचर्स की पीपीटीज हमने जो आपने बना के भेजे थे वो मैंने लगा दिए। तो यही था, तो इसके लिए सर बेस्ट ऑफ लक सभी टीचर्स को। जी, धीरज जी, थैंक यू सर। बेसिकली कहने का मतलब यदुवीर जी का यदुवीर का यही था कि अ, हमको इंटरेक्शन बना के रखना है। तो आप किस तरह से बाकी शिक्षकों को जब आपके पास आ रहे हैं तो उनको ऐसे नहीं लगे कि बहुत मतलब उबाऊ लग रहा है, आप वो ठीक से सुन पा रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। तो आप किस तरह से जांचेंगे? तो उस तरह से आपको सबको अपने कार्यशाला के दौरान सबको जाँचते रहना है कि हाँ, वो क्या समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। तो आप उस तरह से ट्रेनिंग देंगे। चलिए, हाँ, आपका टाइम 15 मिनट के लिए शुरू होता है, आप समझाएँगे। प्रश्न धीरज जी। सामने नहीं आया। हुँ, प्रश्न सामने नहीं आया अभी। जी? प्रश्न आगे करिए यदुवी जी, आप स्लाइड हाँ। ये मैंने प्रश्न स्मृति के स्मृति पर आधारित बनाया है, और इसमें यदि परीक्षण इसमें यदि आपको कोई कमी लगती हो तो बताएं कमलदीप सर। नहीं, आप पहले समझाइए, ये आपको समझाना है। ये हम आपकी कार्यशाला चल रही है, आपको ये समझाना है कि ये स्मृति के आधारित क्यों है, क्या है। जैसे आपने समझा है, उसी तरह से अब आपको समझाना है। आपको यहाँ से हमसे फीडबैक बाद में मिलेगा। पहले आपको पूरा बताना है, फिर उसके बाद इंटरैक्ट करना है हमारे साथ और फिर उसके बाद हम बाद में बताएँगे आपको कि क्या डिस्कशन करेंगे बाद में इसकी क्वेश्चन की क्वालिटी पे। ठीक है? जी जी। जी। तो ये जो पहला प्रश्न बनाया है मैंने स्मृति पर आधारित बनाया है, कक्षा हुँ, 9 के लिए बनाया है। और हुँ, कठिनाई स्तर जो है मैंने इसका मध्यम रखा, एकदम सरल नहीं रखा। हुँ, प्रश्न है, शंकर ने अपना गमछा लिया और तेजी से बाहर निकल गया। जो भी सीखने के प्रतिफल या कुछ ऐसा डाला था उसमें, तो कहा था कि रोजमर्रा के जीवन में आने वाले शब्दों का बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, तो उसी सोच को लेकर मैंने प्रश्न बनाया है। तो ये गमछा शब्द मैंने इसमें लिया है। और मैंने कोशिश ये की है कि जैसे रेखांकित उसको करके और नीचे एक जैसे शब्द लेने की मैंने कोशिश की है कि बच्चा उसमें से सही उसको छाट सके कि कौन सा उत्तर उसमें सही होगा। तौलिया लिया है, हाँ में बा में कंबल लिया है, सर में पजामा और दा में मैंने रुमाल लिया है।
तो बच्चा अपने स्तर से इसको समझेगा और सही जवाब देगा। ठीक है, तो बट आपको जो है आप ये हमें बता नहीं रहे हैं, आपको समझाना है। आप ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है कि आप हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, या मतलब हम आपकी राय, आप यहाँ पे ट्रेनर हैं, तो आपको जब बोल रहे हैं तो आपको अपने प्रश्न के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपने जो बनाया है एकदम सही बनाया है, और आप उसको समझा रहे हैं तो एकदम आप बिना घबराए और बिना रुके आपको अच्छे से समझाना है। ऐसे मुझे लग रहा है कि आपको अपने प्रश्न पर थोड़ा सी शंका हो रही है, और आपको ऐसे मतलब ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोबारा से शुरू कीजिए। ये आपका प्रश्न है, आपको समझाना है। हम आपके स्टूडेंट्स हैं, तो आप स्टूडेंट्स आप समझिए कि शिक्षकों को बाकी समझा रहे हैं, तो ये आपने प्रश्न बनाया है, तो आप उनको कैसे बताएंगे कि किस तरह का प्रश्न होता है, बनाने के लिए क्या रखना चाहिए ध्यान, क्या क्या चीजें, तो उस तरह से दोबारा से शुरू करते हैं। थोड़ा सा चेंज करिएगा इस बार। ब्लूम टेक्सोनोमी के आधार पर जो तीन तरह के प्रश्न बनाए जाने चाहिए बच्चों का सही परीक्षण करने के लिए, तो उसमें से पहला जो है वो मैंने प्रकार लिया है स्मृति पर आधारित। स्मृति पर आधारित जो प्रश्न रहता है, जो बच्चा याद करता है, एक तरह से उसको अपन मैकेनिकल प्रश्न भी कहते हैं, जो यंत्रवत चलता है। तो मैंने एक प्रश्न यहाँ पर बनाया कक्षा 9 के लिए। एक शब्द लिया है और शब्द से सामने रखने वाला एक दूसरा शब्द हमको ढूंढना है। बच्चे का यदि स्मृति स्तर ठीक है या शब्द का उसको ज्ञान है, तो वो इसका उत्तर ढूंढ पाएगा। इस दृष्टि से मैंने इसको लिया है, इसलिए मैंने इसका परीक्षण जो परीक्षण के लिए मैंने लिखा शब्द ज्ञान का परीक्षण करता है, ये मैंने इसमें दिया है। और यदि इसमें कोई कमी हो तो आप बताइए। जी, बारी बारी, ठीक है। धीरज जी, तो बेसिकली आपने ना अपना पूरा प्रश्न जब आप पढ़ रहे हैं तो अपना प्रश्न पूरे कॉन्फिडेंट के साथ पढ़िए, या किसी को पढ़ने के लिए बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि ये लिया है, तो आपको पूरा प्रश्न, अपना ऑब्जेक्टिव और प्रश्न को बोल के अच्छे से बताना है। आप सब लोग एक एक पॉइंट में फीडबैक देंगे, और कोई भी फीडबैक रिपीट नहीं करेगा अपना, ठीक है, किसी का। तो कमलदीप जी, इस प्रश्न के बारे में आप उनको फीडबैक दीजिए कि क्या है। एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट बोलिए। केवल एक ही बोलना है मैम? हाँ, केवल एक ही बोलना है। अच्छा, परीक्षण उद्देश्य में जो परीक्षण टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, उसमें एक तो परीक्षण की वर्तनी में त्रुटि है, और सर ने लिखा है कि शब्द ज्ञान का परीक्षण। तो इसको स्पष्ट बनाया जा सकता है कि यह प्रश्न शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी अर्थ का परीक्षण करता है, ये उसमें होना चाहिए। ठीक है हेमंत जी, आप इसमें दीजिए फीडबैक। गुड पॉइंट कुलदीप, कमलदीप जी। हेमेंद्र जी। जी मैम, देख के बता रहे हैं, तो अभी तक कुछ नहीं समझ हेमंत जी, आप मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि बीच में सो जा रहे हैं? नहीं सो रहा है मैम। हाँ, हमको ऐसे ही लग रहा है कि आप बीच में सो जा रहे हैं, और फिर अभी बोलते हैं देखना पड़ेगा। मैम आंखें दर्द दे रही हैं। आपको ऐसे नहीं है, देखो धीरज जी, आपको बीच में हेमंत जी से पूछते रहना है कि आपको ये भी जांचना पड़ेगा कि कौन कौन आपकी क्लास में सो रहा है, तो उनको जगाने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो आंखें दर्द आपको दे रही करना हैं, पड़ेगा। कैमरा मतलब मोबाइल जो सामने है, सामने से हटा लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर बताइए, फीडबैक दीजिए धीरज जी को एक। जी मैम। चलिए आप सोच के रखिए, जल्दी से हम महेंद्र जी के पास बढ़ते हैं। सोच के रखिए आप। जी मैडम। हाँ, धीरज जी, अगर ये प्रश्न में रेखांकित शब्द में साम्य वाला शब्द है, तो साम्य की जगह अगर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द अगर लिखा होता तो और बेहतर होता बच्चों के समझने के हिसाब से। यहाँ पर
प्रश्न जो था वो क्लियर नहीं था। साम्य क्या होता है? आप क्या जांचना चाह रहे थे साम्य में? साम्य का तात्पर्य है समानता। हाँ, तो समानता समानता हो गया ना। समानता किसी वस्तु में भी हो सकती है, किसी हाँ, रूप और गुण में भी हो सकता है, लेकिन इसमें समानार्थी या पर्यायवाची होना चाहिए, क्योंकि अर्थ की समानता ढूंढना है इसमें। तो हाँ, समान अर्थ वाला भी लिख सकते थे इसमें धीरज सर। कौन सा सर? रेखांकित शब्द में साम्य की जगह समानार्थक रेखांकित या शब्द पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जी सर, मैं आपसे सहमत हूँ इस बारे में। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है। परीक्षण पूरा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जो पूरा है वो एक फ्रेम मतलब पूरा वाक्य में आपको पूरा लिखना है। तो ये चीज, और उसके बाद इतने सारे बुलेट पॉइंट्स आपने बना दिए कि देखने में समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रश्न कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आगे से ऊपर से नीचे तक सब एक जैसा लग रहा है। ठीक है, और जब भी आप प्रश्न बना रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, खास करके जब दो ही शब्दों की वर्तनी एक में अलग अलग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक जगह आपने ठीक लिखा है, एक जगह आपने गलत लिखा है, तो ऐसा ऐसा चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप ये करें तो आप इस चीजों का ध्यान रखें। और हाँ, दूसरा चीज उन्होंने बता ही दिया, द ब स इतना पास पास में दे दिया है ना, एकदम क्लमजी मतलब लग रहा है, देखने में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा कि प्रश्न किस तरह से छोटी छोटी चीजों से हमारा सुंदर बन जाता है, हमारा क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी बन जाती है। दूसरी चीज ये कि जब आपको पता है कि हमको विकल्पों को एक ठीक क्रम में रखना है, तो वो भी क्रम भी उसका सही होना चाहिए। पहले कंबल, फिर रुमाल, पजामा, तौलिया, तो इस तरह से हमारा विकल्प भी आएगा। एक्चुअली और मैम ये हमको एक्स्ट्रा स्पेसिंग कहीं पे कुछ नहीं होनी चाहिए। मैं फॉर्मेटिंग वाला थोड़ा सा बता रही हूँ, नुक्ता तेजी है या जी है तो वो हमको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअली मैम हमको स्लाइड बनाना नहीं आती। हमने मतलब कोशिश की तो लास्ट वाले में नहीं दिखेगा ऐसा डॉट डॉट, तो हमने मोबाइल से बनाई, इस वजह से वो थोड़ी दिक्कत आ गई। वो डॉट हमें हटाना ही नहीं आया, कैसे क्या हटेगा। हाँ, तो वो स्पेसिंग के भी आपका जैसे प्रश्न में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया हुआ है, मुझे यहाँ पे कोई सेंस नहीं समझ में आया कि आप क्यों यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना चाह रहे थे और क्यों नहीं। तो ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, जी मैम। और आपको प्रश्न अच्छे से जब पढ़ के सुना रहे हैं तो ठीक से प्रश्न पढ़ के सुनाना है कि गमछा गमछा, मुझे लग रहा है पूरा प्रश्न का जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जिसको हम बोल रहे हैं, हमने जो टेस्टिंग सेंटेंस दिया है उसको आप ठीक से पढ़िए, और फिर उसके बाद हम प्रश्न के विकल्प पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझाएंगे। तो अभी क्या था, ऐसे लग रहा था कि कहाँ पे देखना है, इस शिक्षक क्या है जो अपने आप से देख रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कहाँ पे बोल रहे हैं, कहाँ पे कहाँ लिखा है। तो वो सब चीजों को डिस्कनेक्ट हो रहा था चीजें। ठीक है, तो आपको कनेक्शन बनाए रखना है। तो कैसे कनेक्ट बनाए रखेंगे, तो वो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए साथ में। अगला प्रश्न आप पे बढ़ते हैं आपका। दूसरा प्रश्न समाज आधारित प्रश्न है जो कक्षा 9 के लिए है, और इसका कठिनाई स्तर सरल ही रखा गया है। ये प्रश्न जो रूपक अलंकार है, उसमें बच्चे को रूपक अलंकार समझ में आया या नहीं, वो पंक्ति में से उसको समझ पाता है नहीं, इसका परीक्षण करता है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 4 विकल्प दिए, अ में उपमा, ब में उत्प्रेक्षा, स में रूपक और द में प्रतीक, और इसका उत्तर रूपक है। तो कोशिश की है कि सभी विकल्प लगभग एक जैसे क्रम में रहे। उपमा क्योंकि दोनों में ऊ आ रहा है और पीछे अलग से आ की मात्रा आ रही है, इसलिए उनको साथ में रखा है, और स और द में एक जैसे रखने की कोशिश की, उनकी लेंथ के हिसाब से रखने की कोशिश की है। यदि हेमेंद्र सर को इसमें कोई कमी नजर आती है कुछ, तो वो बताएं। सर
हाँ सर, ये बताया गया था हमें कि जो विकल्प हैं, विकल्प लंबाई के क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो अपन विकल्पों को ऐसा भी लिख सकते हैं, रूपक, उपमा, प्रतीक या उत्प्रेक्षा। ठीक है। तो उत्प्रेक्षा हम सबसे बाद में रख सकते थे, मतलब ये थोड़ा ही लंबाई इसकी ज्यादा है। जी कमलदीप सर। धीरज सर, कमलदीप सर वही कुछ बताएं। परीक्षण उद्देश्य और में लिखा हुआ है आपने कि रूपक अलंकार का ज्ञान। यदि हम अलंकार पहचानने के लिए बोल रहे हैं तो परीक्षण उद्देश्य में ऐसा होना था कि यह प्रश्न रूपक अलंकार की पहचान को जांचता है, ये पहचान संबंधी परीक्षण ठीक करता है। तो ज्ञान में तो काफी चीज आ जाएंगी, तो अपन पहचानने के लिए बोल रहे हैं तो पहचान आना चाहिए। जी महेंद्र सर। जी सर। सही है अब प्रश्न बताया सर। सर कुछ। जी तो कौशल के और स्तर धीरज पर सर, सही है सर, और कक्षा के। हाँ सर। जी ऑप्शन के संबंध में मेरा ये कहना है कि उपमा, उत्प्रेक्षक, रूपक ही एक जैसे हो गए हैं, लेकिन द जो विकल्प दिया है प्रतीत, जी मैं सर जानना चाहूंगा कि प्रतीत क्यों लिखा है आपने ये वाला ऑप्शन। प्रतीक में भी सर क्योंकि उपमान कक्षा उपमेय 9वीं ही के स्तर पे प्रतीप अलंकार बच्चों को आता नहीं है, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा सर। जी सर बताऊंगा। 9th में भी नहीं है, 10th में भी नहीं है, 11th और 12th में भी प्रतीप अलंकार नहीं आता है सर, कोर्स में देखा जाए। बहुत बढ़िया पॉइंट है कुलदीप जी। जी तो ये तो एक अपन वैसे एक ऑप्शन खत्म कर रहे हैं, मतलब नहीं समझ में आ जाएगा कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है सर, तो इसकी जगह पे कोई दूसरा रख सकता हूँ ऐसा में? कौन सा रखना जी हाँ। चाहिए ऐसा जिसमें उपमा और उपमेय दोनों हो, तो उससे क्लियर हो पाएगा अपने को। एक्चुअली क्या है कि मेरे दिमाग में ये था कि लगभग लंबाई वाला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था। अपन और दूसरा भी कोई रख सकते थे, तो ये सोचकर मैंने नहीं रखा। यस सर। लेकिन हाँ, ये बात पर आपकी सही ये है बहुत कि जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये वाला अलंकार उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, जी 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 तो ये ओड लग रहा है। ठीक ठीक। जी महेंद्र जी, जी मैडम। आप अपने टिप्पणी दीजिए इस प्रश्न पर, फीडबैक दीजिए धीरज जी को। कमलदीप सर ने जो कहा मैडम कि जो द विकल्प है अपना प्रतीप अलंकार, ये दरअसल अपने 9वीं 10वीं 11वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें इसकी जगह कोई दूसरा विकल्प रखा जा सकता था। मैं कमलदीप सर से सहमत हूँ, और तो मुझे सही समझ में आ रहा है मैडम। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में, मैं जो फीडबैक दूंगी वो ये दूंगी कि हमारे रूपक अलंकार का ज्ञान, यहाँ पे कोई पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसके बाद में मुझे लगता है कि ये पंक्ति है तो हम हटा सकते थे वहां पे। और कौन सा में एक हाइफन आना चाहिए था बीच में, वो मिसिंग है। और है के बाद हम जनरली एक स्पेस नहीं देते हैं, उसके साथ में ही प्रश्न चिन्ह दे देते हैं, तो वो था। और हाँ, जैसे कि प्रतीप अलंकार बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो हमें ऐसे कोई अलंकार या ऐसे कोई विकल्प नहीं देने चाहिए जो कि इजीली एलिमिनेट किए जा सके, आसानी से उनको हटाया जा सकते, तो बच्चों के पास केवल 3 विकल्प ही बचेंगे उत्तर देने के लिए। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, बाकी आपने अभी पहले से बेटर किया। आप थर्ड क्वेश्चन में मैं चाहती हूँ कि आप उससे भी बेटर करें, ठीक है? इम्प्रूवमेंट मुझे नजर आ रहा है। जी तीसरा प्रश्न जो बनाया गया है वो अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न है।
और कक्षा 10 के लिए बनाया है। कठिनाई स्तर इसका मध्यम रखा गया है और लोकोक्ति का सही अर्थ बच्चा निकाल पाता है नहीं, एक यदि पंक्ति दी जाए, इस बात का परीक्षण करने के लिए ये प्रश्न बनाया गया है। तो प्रश्न है, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछतावे क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। उपरोक्त पंक्ति में रेखांकित लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अ विकल्प है अच्छे दिनों का बीत जाना, जो विकल्प है वो है ईश्वर से प्रेम नहीं रखना, स जो विकल्प है उसमें है बुरे दिनों का आ जाना, और द विकल्प है समय बीतने पर पछताना। तो ये एक प्रश्न बनाए हैं मैंने और मैं चाहता हूं कि महेंद्र सर इस पर अपने विचार रखें। जी सर, जी सर। तब तक यदि कमलदीप सर कुछ बताना चाहें तो इस प्रश्न के बारे में। प्रश्न का कौशल सर अनुप्रयोग है। मेरे हिसाब से अनुप्रयोग के स्थान पर तो स्मृति पर आधारित है, अनुप्रयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधा अर्थ पूछा हुआ है लोकोक्ति का। जी ठीक है सर। हेमेंद्र सर। हेमेंद्र सर बताएं कुछ। सर मतलब वो सर अकांति सर सही कह रहे हैं कि स्मृति पे आधारित, लेकिन और हमें समझ में अभी नहीं आ रही। तो आपके हिसाब से स्मृति पर आधारित प्रश्न है? हाँ, मतलब जब उसको चिड़िया चुग गई खेत का उसका अर्थ मालूम होगा। हेलो। हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ बताइए सर। मतलब मैंने सीधे सीधे अर्थ पूछ लिया इसलिए स्मृति पर आधारित हो जाता है। जी ठीक है सर। महेंद्र सर कुछ बताना चाहेंगे आप? जी सर, जी सर, बिल्कुल। क्योंकि ये दोहे से निकली हुई ये एक लोकोक्ति है, तो प्रश्न तो सर सही समझ में आ रहा है और प्रश्न बढ़िया है, क्योंकि बच्चे जब तक उस दोहे का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे पूरी तरह से, तब तक इस लोकोक्ति को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सही प्रश्न है और विकल्प भी इसके सही है सर। धीरज जी देखिए, इसमें पंक्चुएशन एरर्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैं जी मैम। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी मैडम, आप क्या बोले अभी? हाँ, अच्छा ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें पंक्चुएशन एरर्स जो कि विराम चिन्हों की गलतियां हैं वो बहुत ज्यादा मुझे दिख रही हैं। जैसे कि आछे दिन पाछे गए, अब यहाँ पे आपने स्पेस दिया, फिर जब आपको समीक्षा करेंगे तो आप ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप ये सब चीजें ध्यान रख भी रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। कि इस हिसाब से जब मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग अभी इन सब चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आपको ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है प्रश्न बनाते समय। तो गए, उसके बाद कॉमा, हालांकि ये बहुत आपने ध्यान नहीं दिया, बट मेरे को मुझे ये सब चीजें मतलब मैं ये इग्नोर नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर गए स्पेस दिया हुआ है, कॉमा दिया है, फिर उसके बाद अलग एक साथ में शब्द शुरू कर दिया है, तो ऐसे नहीं होना। गाय के बाद स्पेस है क्या, ये बोल रही हैं आप? हाँ, तो अभी जैसे अब स्पेस देके फिर आपने वो शुरू किया है, पछतावे होत क्या, जब
तो ये कॉमा के बाद ये आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिंग कब दी जाती है, कॉमा कब लगाया जाता है और उसके बाद में स्पेस होता है या नहीं होता है, ये सब चीजों का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद उपरोक्त पंक्ति में रेखांकित, अब जैसे अभी यहाँ पे परीक्षण की बात करूं, परीक्षण तो यहाँ पे लोकोक्ति के सही अर्थ का ज्ञान, तो सही अर्थ की, जैसे मेरे ख्याल से कमलदीप जी ने बताया था कि यहाँ पे भी हम सही अर्थ की पहचान कर रहे हैं। ठीक है, हम उसके अर्थ को पहचान रहे हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो उद्देश्य है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। हम ज्ञान बहुत बड़ी चीज हो जाती है जब हम बच्चे को जांच रहे हैं, यहाँ पे तो हम केवल यही जांच रहे हैं कि उसको उस लोकोक्ति का अर्थ पहचान पा रहा है या नहीं पा रहा है, उसको पता है या नहीं पता है, तो यहाँ पे पहचानना आएगा और उसके बाद पूर्ण विराम नहीं आएगा। अभी फिर उसके बाद पूर्ण विराम में फिर आगे से स्पेस दिया हुआ है, वहां पे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ब में भी दो देखिए, दो दिख रहे हैं, और हर विकल्प जो है वो एक वाक्य नहीं है, एक वाक्यांश है। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पूर्ण विराम आना चाहिए था, ये पूर्ण विराम की आवश्यकता यहाँ पे नहीं थी, तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है प्रश्न बनाते समय कि हम कहाँ पे पूर्ण विराम लगा रहे हैं, आवश्यकता है या नहीं है। ये सब चीजें ध्यान में आना चाहिए था। जैसे यहाँ पे प्रेम नहीं रखना, ईश्वर से प्रेम नहीं रखना, प्रेम नहीं रखना, तो वहां पे स्पेस ही नहीं दिया हुआ है। तो ये जो आप जब शिक्षक को सिखाएंगे, बाकी शिक्षकों को सिखाएंगे, तो आपको आपकी स्लाइड में, आपकी प्रश्न में त्रुटिपूर्ण होना चाहिए, छोटी छोटी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। उसको ये देख के ना लगे कि अरे इससे तो अच्छा मैं ही बना सकता था, या मैं कर सकता था। तो ऐसे वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। प्रश्न ठीक है। जी मैम, ये गलती तो है, हम लोग नहीं देख पाए। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। आगे किसकी बारी है? कमलदीप बैरागी जी की। जी कमलदीप जी। जी नमस्कार सभी को। स्लाइड पर आगे बढ़ाइए। कक्षा 10वीं स्तर का एक प्रश्न है जो समझ पर आधारित है। प्रश्न है, खंड काव्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, किसी आदर्श नायक के जीवन के एक विशिष्ट अंश का मार्मिक चित्रण। किसी आदर्श नायक के संपूर्ण जीवन कथा का मार्मिक चित्रण। किसी के जीवन का पूर्णतः काल्पनिक तथा गद्यात्मक चित्रण। पूर्णतः यथार्थवादी रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया गया। जी आप ही को बोलना है कुमार कमलदीप जी आगे। तो ये प्रश्न समझ आधारित प्रश्न है और मैं धीरज सर से आग्रह करूंगा कि इसमें बताएं कि क्या ये समझ को व्यक्त करने वाला प्रश्न है। समझ, यदि बच्चे को अंतर पता है खंड काव्य और महाकाव्य में, तो इसको सीधे सीधे समझ आधारित तो नहीं माना जा सकता। और जो आपके विकल्प हैं उसमें जैसे आपने पहले और दूसरे विकल्प में किसी आदर्श नायक दे दिया है, वो एकदम एक ही क्रम में जमा, ये अच्छा है। लेकिन एक विशिष्ट अंश हो गया तो यहाँ एक वर्तनी की त्रुटि है, ये ठीक होनी चाहिए। और ये जो आपने अंतिम विकल्प दिया है, पूर्णतः यथार्थवादी रचना जिसमें मानव जीवन की किसी एक, तो उसके ऊपर जो आपने टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है वो ओवरलैप हो गया, तो वो तो बाकी प्रश्न अपने स्तर से ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये थोड़ा सा सोचने में आता है कि जो महाखंड काव्य है उसमें कल्पना का समावेश बहुत अधिक जरूरी है। यथार्थवादी रचना भाई दोनों
एक विशिष्ट अंश का चित्रण करना है। बस इन दोनों में मूलतः अंतर ये है कि एक में यथार्थवादी, पूर्णतः यथार्थवादी वो नहीं होता होगा जो प्राचीन परंपरा रही है संस्कृत के हिसाब से। तो ये प्रश्न ठीक है। जी धीरज सर, बाकी ऑप्शन यदि सी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा ध्यान और मैं चाहूंगा कि उसमें कथा लिखा हुआ है, स्लाइड लाइन पूर्णतः काल्पनिक कथा आ गया है, तो कथा के स्थान पे तथा होना चाहिए। ये शायद उसमें चेंज हो गया है, क का त का क हो गया है, तथा आएगा गद्यात्मक चित्रण। मतलब काल्पनिक का अंश तो होता है महाकाव्य खंड काव्य में, लेकिन क्या ये गद्यात्मक होता है, इसलिए हमने ये इसमें रखा था ऑप्शन। तो कथा के स्थान पे तथा पढ़ा जाए। हेमेंद्र जी। जी मैम, एक जी तो आप। ये, हाँ, पहले विकल्प में अंश लिखा है, तो अन शायद हाँ, अतिरिक्त अंश जुड़ भी गया। गलती से हो गया है वो। हाँ, और जो फीडबैक दिया उसमें जा चुका है, मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग वो रिपीट ना करें, क्योंकि वो उनको फीडबैक मिल गया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई फीडबैक मिलता है, ताकि हमें प्रॉपर फीडबैक मिल पाए, ठीक है? तो इसके अलावा अगर आप कुछ हेमेंद्र सर, बताना चाहेंगे। कठिनाई स्तर और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ कहना है क्या कि इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव सही है, कि यह खंड काव्य की विशेषता को जांचता है? इस प्रश्न के टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बताइए सर। महेंद्र सर, आप बताइए प्लीज। जी सर। खंड काव्य की सही है सर। और कक्षा 10वीं के अनुरूप ये इसका कठिनाई स्तर सरल है। जी जी सर, कक्षा ठीक है, 10वीं 10वीं के के। स्तर का ही है, क्योंकि पाठ्यक्रम में तो कक्षा 10वीं में ही ये महाकाव्य खंड काव्य है। लेकिन एक सर करेक्शन थोड़ा सा मेरी समझ से आ रहा है कि ये जो सी विकल्प है, चूंकि ये भी तो खंड काव्य भी काल्पनिक होता है, महाकाव्य भी काल्पनिक हो सकता है, तो इसमें जी सर, सी लेकिन साथ विकल्प। में गद्यात्मक में लिखा हुआ है ना सर, इसके बारे में बताएं कि काल्पनिक तथा गद्यात्मक। जी जी, सही कह रहे हैं। ठीक सर। पद्यात्मक होता तब फिर गड़बड़ होता, अभी गद्यात्मक है तो सही है सर। कमलदीप जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, जिस तरह से होना चाहिए वैसे ही है, बट आपको भी यहाँ पे कुछ एक दो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि कौन सा हम हमेशा जब तुलना करते हैं तो उसमें हाइफन का प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो होना चाहिए। जब भी हम पेपर दे रहे हैं, आप एक बार दोबारा से, मैं चाहती हूँ कि हम लोग दोबारा से पढ़ लें, नहीं तो किसी और को पढ़ने के लिए दे दें, क्योंकि हम बार बार जब एक ही चीज को देखते रहते हैं तो हमारी आंखें वो उस त्रुटि को नहीं निकाल पाती हैं। तो मैं चाहूंगी कि जब भी हम देख लें तो किसी और को, बच्चों को ही दे दें, पापा ये क्या लिखा है, किसी को भी जो पढ़ सकते हैं तो उनको दे दीजिए, वो अपने आप से निकाल दीजिए। हम केवल सही को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, है की आवश्यकता नहीं थी, मतलब खाली सही को अंडरलाइन और बोल्ड करके सकते हैं। और प्रश्न 10 के हिसाब से ठीक है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि क्या नए सिलेबस में हिंदी ब में जो अभी आया है, वो खंड काव्य और किस भाग में है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उसको स्मरण नहीं कर पा रही हूँ, तो ये कहाँ पे खंड काव्य और काव्य, अभी जो हम प्रश्न पत्र बना रहे हैं सीबीएसई के हिसाब से, तो उसमें खंड काव्य और किस सेक्शन में आ रहा है वो? मैम, 9वीं में भी खंड काव्य महाकाव्य है, 10वीं में भी है, 12 तक है, इसके प्रश्न 12 तक आते हैं। क्योंकि हम अभी जब हम अपने ब्लू पैटर्न की बात करते हैं, सीबीएसई के ब्लू पैटर्न की बात करते हैं, तो हमारे पास पहले पहले जो 10 अंक हैं, 5 5 20 अंक हैं, वो हमारे
अपठित गद्यांश पर आधारित हैं, फिर 14 अंक हमारे लिटरेचर पर आधारित हैं और 16 अंक हमारे व्याकरण पर आधारित हैं। तो व्याकरण में भी हमारे पदभंग समास और तो उसमें खंड काव्य और खंड काव्य एक बार देखिएगा कि वो सिलेबस में है या नहीं है। हमको लर्निंग आउटकम दिए हुए थे जिसमें अच्छा कविता ठीक के है रूप के बारे में बात करना थी, तो उसी आधार पे हमने प्रश्न बनाए। सिलेबस में लिखा है, हमें अलग से लर्निंग ठीक है। आउटकम दिए गए। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, मैं इससे अवेयर नहीं थी। और Yes. जांचता है, मैंने बोला कि चंद्र बिंदु और बिंदु का हमने ठीक प्रयोग करना है, तो हम चंद्र बिंदु का प्रयोग ही करेंगे, ना कि हम बिंदु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम बाकी प्रश्न का जो विकल्प थे वो सब सही थे। हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10वीं स्तर का एक प्रश्न है, इसकी 2 पंक्तियां हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते हैं कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। दूसरी पंक्ति है, ऋतुओं उसको नित नूतन परिधान दो, झुलस रही है धरती सावन दान दो। ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न है। उपयुक्त पंक्तियां वे संबंध दिए गए हैं, तत्वों में से कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है, पहले पद्यांश में संगीतात्मकता का अभाव होने से मुक्त छंद है। दूसरे पद्यांश में लय और तुकबंदी है, अतः ये गेय है। तीसरा ऑप्शन है, ए और बी सही है। तीसरा ऑप्शन है, कथन 1 और 2 पद्यांश गद्यात्मक और अतुकांत है। इसका जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न काव्य की तुकांत एवं अतुकांत शैली को जांचता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि महेंद्र सर बताएं जी कि सर। ये प्रश्न कक्षा 10वीं स्तर के अनुरूप है। थोड़ा सा सर कठिन है और मेरे हिसाब से ये कक्षा 12वीं के स्तर का होता तो और बेहतर होता। और कठिनाई एप्लीकेशन स्तर में ये मध्यम बिल्कुल स्तर सही रखा है। है। और चूंकि ये जो विकल्प है सर, पहले पद्यांश में संगीतात्मकता का अभाव होने से मुक्त छंद है, तो मुक्त छंद में भी संगीतात्मकता होती है। जैसे मैथिली शरण गुप्त की चारु चंद्र की चंचल किरणें मुक्त छंद की कविता है, लेकिन उसमें भी संगीतात्मकता है। तो ये लेकिन पहला सर विकल्प है। उसमें तो तुकबंदी है ना सर, तुकबंदी तो होने से संगीतात्मकता आई हुई है सर। पहली पंक्ति में तुकबंदी नहीं दिख जो रही है। विकल्प है सर, पहले पद्यांश में संगीतात्मकता का अभाव होने से मुक्त छंद है। यस। तो एक और हाँ, धीरज सर बताएं जब तक। तो सर प्रश्न अच्छा है। जैसे कि ये जो जिस क्रम में इसको लिखा जा सकता था, हम नदी के द्वीप हैं, उसके बाद हम नहीं कहते कि उसको छोड़कर स्रोत नहीं बह जाए, नीचे वाली पंक्ति में लिखा जाता तो ज्यादा स्पष्ट होता। इसी तरह से जो सेकंड अपने दिया है उसमें ऋतु के बाद एक फुल स्टॉप टाइप मुझे नहीं दिख रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जब हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर हम टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में प्रश्न काव्य की तुकांत अतुकांत शैली को जांचता है, ये टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं उसमें मुक्त छंद, गेय पद वगैरह दिया हुआ। तो जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि आपके परीक्षण का जो ऑब्जेक्टिव है और जो प्रश्न के विकल्प हैं उनमें थोड़ा सा तालमेल नहीं है। उनमें एक तालमेल होना चाहिए। मतलब तुकांत शैली को यदि अपन जांचते हैं तो फिर संगीतात्मकता का या गेयता का उसमें नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूँ। और ये जो ए और बी के बाद ये जो रोमन में लिखा है
धीरज सर, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बदलने की आवश्यकता है कि विकल्प बदले जा सकते हैं? सर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जैसे प्रश्न काव्य की तुकांत अतुकांत शैली को जांचता है, तो फिर इसमें जैसे अपने पहले पद्याय में संगीतात्मकता का अभाव होने से मुक्त छंद है, ये इससे कहीं मेल नहीं खा रहा है तुकांत अतुकांत से। तो या तो इसमें थोड़ा अपन फेरबदल करें, या इसके जो विकल्प है उसमें थोड़ा फेरबदल करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, जहां तक मैं सोचता हूँ। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर, कौन सा बेहतर होगा कि हम टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में बदलाव कर दें या सर विकल्प में बदलाव कर दें, ताकि ये प्रश्न अच्छा हो जाए? जी, मुक्त छंद और छंद और प्रश्न काव्य की प्रश्न जो है इसका ऐसा कर सकते हैं, मुक्त छंद और छंदयुक्त जो काव्य है उसका परीक्षण करता है, इस तरह से अपन उसको कर सकते हैं, जहां तक मैं सोचता हूँ टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में। मतलब सिर्फ इतना सा मुझे थोड़ा लग रहा है, मैं भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा हूँ, जैसे कि अपने संगीतात्मकता भी उसमें गेयता भी है, और गेयता और संगीतात्मकता अतुकांत में भी हो सकती है, तो बस उससे थोड़ा तालमेल नहीं कर रहा है, इसलिए या तो अपन गेयता वाला यहाँ पर रख ले कि गेय पद है इस तरह से, या थोड़ा इसमें चेंज होना चाहिए, मतलब मैं स्पष्ट तौर पर बता नहीं पा रहा हूँ आपको। ओके सर। हेमेंद्र सर बताएं प्रश्न के ऑप्शन और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के संबंध में। हेमेंद्र सर, आपका माइक म्यूट। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव सही है सर जी। विकल्प सर, सी हाँ, और डी विकल्प के बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे आप? विकल्प में दूसरे नंबर के विकल्प में बातनी गलती है, अंतः लिखा है, अतः होना चाहिए। यस सर। और जो प्रश्न है, प्रश्न में हम नदी के द्वीप हैं, इसके बाद स्पेस लगना चाहिए सर। और ओके कल सर। के बाद आपने जो कोमा लगाया है, अल्पविराम लगाया है, वहां आपने स्पेस दे दिया, अभी मैम ने यस सर। बताया यस सर। जी। और नूतन परिधान, परिराम में छुट्टी की मात्रा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तो पंक्ति पुस्तक से ली गई है, तो पुस्तक में जैसे लिखा होगा आपको हमको वैसे ही लिखना होगा जी। ठीक है। प्रश्न देखिए, अगेन मुझे जहां तक आपके प्रश्न से मुझे आप प्रश्न ठीक बना रहे हैं, विकल्पों का ध्यान रख रहे हैं, और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जैसे कि बताया, मुझे भी ऐसे लगा कहीं ना कहीं कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, तालमेल नहीं है प्रश्न पूछने का और ऑब्जेक्टिव में, तो वो अपडेट कर देंगे। अब मुझे लगता है कि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव अपडेट करना आसान है, ना कि विकल्पों को तो यहाँ पे अगर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव को ही ठीक कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। तो मुझे ए और बी सही है। तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं ए और बी, जो विकल्प ए और बी है वो सही है ना? और फिर डी विकल्प में आप बोल रहे हैं एक और दो जो ऊपर वाले वो पद्यांश, गद्यात्मक और अतुकांत हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो अगेन फिर से पंक्चुएशन प्रश्न, आपका कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर है प्रश्न बनाने के लिए और विकल्पों के साथ, पर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में और हमें पंक्चुएशन एरर्स में आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, स्पेसिंग इश्यूज हैं बहुत सारे, वो थोड़ा सा उन पे ध्यान करना पड़ेगा, तो आपका प्रश्न एकदम क्वालिटी अच्छा निकल के आएगा आपके प्रश्नों का। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये भी एप्लीकेशन पर आधारित है, कक्षा 11वीं के स्तर का।
इसका जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, यह प्रश्न उपमा, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार के प्रयोग की जांच करता है। प्रश्न है, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। दी गई पंक्तियों में निम्न के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, पक्षियों का समूह कुल कुल सा बोल रहा है, अतः उपमा अलंकार है। बी है, खग कुल 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 सा में कुल की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। सी है, धीमी हवा से कोपलों का आंचल डोल रहा है, अतः मानवीकरण अलंकार है। डी ऑप्शन है, किसले का अंचल डोल रहा में रूपक अलंकार। तो हेमेंद्र सर बताएं इसमें कि प्रश्न कक्षा 11वीं स्तर के अनुरूप है। हेमेंद्र सर। हाँ जी सर। विकल्प के बारे में बताएं सर, सारे विकल्प ठीक है? हाँ सर ठीक है। महेंद्र सर, प्रश्न का टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अनुरूप है? महेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। जी। कमलदीप सर, एक गलती आप यस सर। एक गलती जी आपकी बोलिए हेमेंद्र सर। हाँ, एक गलती इसमें भी है। मतलब जो खग कुल के बाद में जो कॉमा लगा हुआ है उसमें आपने स्पेस दे दिया, और कॉमा के बाद जहाँ स्पेस देना था वहाँ स्पेस नहीं है। बी वाले ऑप्शन में सर? नहीं, ऑप्शन नहीं सर, प्रश्न में खग कुल कुल सा बोल रहा। यस सर। वहाँ कॉमा के बाद स्पेस दिया है, और हाँ, जहाँ स्पेस होना चाहिए था खग कुल में। वहाँ स्पेस नहीं जी है। हाँ जी। ओके सर। धीरज सर बताएं आप। एप्लीकेशन कौशल के आधार पर प्रश्न ठीक है सर? धीरज सर। आप म्यूट पे हैं धीरज सर। जी सर। तो प्रश्न ठीक है सर, इसमें आपने उत्तर नहीं दिया है। उत्तर क्या है सर? कौन सा कथन असत्य है इसमें? जी, उत्तर हम लोगों में से बताएं, ज्यादा ठीक होगा। नहीं, पक्षी का बिल्कुल सा बोल रहा है, अत उपमा अलंकार है, ये असत्य होगा जहाँ तक मैं सोचता हूँ। हाँ, कुल के समान, तो इसमें तो उपमा आ रहा है सर। तो कुलकुल कोई उपमान तो नहीं है सर। कुलकुल तो एक मतलब कलरव है, और ये जी प्रश्न तो हाँ। के साथ जो एक एमपी बोर्ड वाली अपनी पुस्तक थी उसमें ये कविता थी। जी और सर। तो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, किसले का अंचल डोल रहा, यहाँ पर जैसे पहले अपन विकल्प को लेते हैं, पक्षियों का समूह कुलकुल सा बोल रहा, तो कुलकुल सा बोल रहा में कुल सा में तो वाचक शब्द आया है सर, सा है ना, समान, कुल के समान। वाचक शब्द आया है सर, लेकिन उपमा अलंकार में उपमा और उपमेय दोनों ही जहाँ तक मुझे ध्यान है जरूरी होते हैं। और पक्षियों का समूह बोल रहा है तो वो एक कलरव है जहां तक मैं सोचता हूँ कुलकुल से जी हाँ तात्पर्य। बिल्कुल। हाँ, और कुल एक सा कुल एक कल ही है, कलरव से ही मतलब है उसका। तो जी हाँ। इसलिए पहला जो विकल्प है ये भी तो है, ये भी असत्य है। और किसले का अंचल डोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा,
मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ इसमें भी मानवीकरण अलंकार होना चाहिए, इसलिए मतलब कोपल का आचल डोल रहा है, इसमें रूपक अलंकार नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें पहला और जो चौथा ऑब्जेक्टिव लिए हैं, तो जी क्योंकि मैं पहला मैं और चाहूंगा महेंद्र सर भी इस बारे में बताएं कि सर बोल रहे हैं कि ए ऑप्शन में उपमा अलंकार नहीं है। तब वाचक शब्द तो इसमें लगा है सा, लेकिन मेरे हिसाब से ये इसमें वाचक के हिसाब से तो समझ में आ रहा है कि उपमा होना चाहिए, लेकिन उपमा है नहीं इसमें, मुझे लगता है। पहला कुल का अर्थ जो है तो समूह होगा, और दूसरे जो कुल जो लगातार है इसमें अर्थ होगा कलरव। जी हाँ, तो इस हिसाब से यमक अलंकार इसमें, लेकिन चूंकि अपना कुल साथ में ही पढ़ असत्य रहे हैं ना विकल्प सर, की तलाश करनी पक्षियों है का सर। समूह कुल सा बोल रहा, इसमें योजक चिन्ह लगा दे तो और स्पष्ट हो जाता। हाँ, तो यहाँ पे जी ये मिसिंग है। जी आप हाँ, ये देखिए यहाँ पे मिसिंग। यस सर। प्रश्न चिन्ह लगाने पे, विराम चिन्ह लगाने पे पूरा अर्थ जो है वो गड़बड़ा रहा है। जी सो हाँ, आपको ये तो सब यहाँ चीजें पर योजक ध्यान चिन्ह रखनी लगेगा, है। कुल साथ में है और इसका अर्थ कलरव ही निकल रहा है। जी जी। इसमें 3 कुल है सर। पहले खग कुल मतलब पक्षियों का हाँ, समूह, समूह। पक्षियों का समूह। कुल सा में और इस जैसे कि कुल सा दूसरा में जो फिर आपका योजक ऑप्शन चिन्ह है आना था तो स्पष्ट हो जाता। स्पष्ट हो जाता हो। यस सर। तो मेरे हिसाब से इसमें जो ए और डी दोनों ही विकल्प ऐसे हैं कि मतलब दोनों ही ठीक एक जैसे विकल्प, जैसे कंफ्यूजन वाले नहीं होना चाहिए, एकदम जो एक विकल्प होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो इसमें मतलब तो स्पष्ट ऑब्जेक्टिव ऐसा होना लिखा है चाहिए कि कि ये लुप्तोपमा अलंकार है और उपमा तो अच्छा है ए में, क्योंकि कलरव को जब पानी भरते हैं तो घड़े में जिस प्रकार पानी जाता है वो कुल की आवाज को कवि ने बताया है, उपमा दी है उससे। तो यहाँ पे पूर्णोपमा न होते हुए लुप्तोपमा है। तो और जैसा कि आपने बताया कि डी जो है मानवीकरण है, तो इसका सही आंसर डी आना चाहिए, डी होगा। जी जी। जी हाँ। मत तो इसमें आता है कमलदीप जी, एक्चुअली देखिए अभी क्या है कि बहुत ज्यादा हमारा जो विकल्प, जैसे कि अभी देखो आपने प्रश्न अच्छे बनाए, विकल्पों का चयन भी अच्छा किया, बट यहाँ पे विराम चिन्ह न लगाने पे, जो कि मैं आपके सभी यस स्लाइड्स में देखते आ रही हूँ, वो उसका सारा जो है जो एसेंस है, जो उसका था, वो सारा गायब हो गया। यस। ठीक है, तो आपको इस चीज पे काम करना होगा। दूसरी चीज ये कि कहीं पे आंचल अंचल है, तो वो आपको अभी मैं तीसरे में देख पा रही हूँ कि यहाँ पे हमने कोपलों सा आंचल डोल रहा है, किस लिए? अच्छा, ये आपने अलग से किया है। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि आप विराम चिन्ह का प्रयोग ठीक से करेंगे, और असत्य, खाली असत्य को बोल्ड करते हैं, है को नहीं रखते हैं बोल्ड। ठीक है, तो इससे और अच्छे से खाली वही चीज हाईलाइट होगी। और मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब आप आए तो ये एकदम ठीक होनी चाहिए स्लाइड, कुल विराम चिन्ह, कहाँ स्पेसिंग देना है, कहाँ नहीं देना है। ये आपकी जो प्रश्न है, इसका ऑब्जेक्टिव आपने क्या निर्धारित किया है? मैं देख नहीं पा रही हूँ, एक स्क्रीन आ रहा है ऊपर नीचे, टेस्टिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि यह प्रश्न उपमा मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार के प्रयोग की को जांचता है, की जांच करता है। उपमा, मानवीकरण और इतने सारे हम नहीं कर सकते हैं, आपको खाली एक ही ऑब्जेक्टिव रखना है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो डिवाइड करना है। अभी आपने जैसे मान लो कि आप बच्चे ने आंसर दे दिया कि, तो आप कैसे आंसर दे दिया डी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब चीजें उसको, हम सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव रखेंगे जो कि आपने सोचा हुआ है। हम 3-4 ऑब्जेक्टिव नहीं लिख जाए, हमारे पास जब डेटा आएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे को कौन सा अलंकार नहीं पता था, है ना? सो ये ऑब्जेक्टिव जो है वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, एक को ही जांचता हो, ये नहीं कि बहुत सारी चीजें। हालांकि इसमें बहुत एक साथ में निकाल के वो अपना रिजल्ट निकाल रहा है, बट जो रिजल्ट है उस पे हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव है वो। ओके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए। ठीक है, कुलदीप जी आपका बहुत अच्छा था, अब प्रेजेंटेशन ऐसे ही होना चाहिए, और बाकी आपको विराम चिन्ह पे ध्यान रखना है, विकल्पों पे आपने अच्छा काम किया, ऑब्जेक्टिव में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे महेंद्र कुमार जी का है।
जी महेंद्र जी। जी मैडम जी, स्लाइड आगे बढ़ाएं तो। मैडम ये प्रश्न कक्षा 10वीं के स्तर का है और इसका टॉपिक जो है वो रस है। जी सरल, कठिनाई स्तर इसका सरल है और स्मृति आधारित ये प्रश्न है। तो एक काव्य की एक पंक्ति थोड़ी सी दी गई है प्रश्न में कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, और मैंने क्रोध में जो है अंडरलाइन किया हुआ है और प्रश्न फिर किया है कि उक्त में रेखांकित शब्द रस का कौन सा अंग या अवयव है। तो उसके आधार पर चारों अंगों को मैंने विकल्प में रखा है, स्थायी भाव, विभावन भाव और संचारी भाव। तो मेरे हिसाब से ये चूंकि मैंने बनाया है तो इस पर महेंद्र जी आप थोड़ा सा दोबारा से शुरू करते हैं, क्योंकि आप मुझे लग रहा है कि हमें आपको ना एक शिक्षक के रूप में आप हमको समझा रहे हैं, तो आपके स्टूडेंट्स हैं सारे, तो आपको जी दोबारा से शुरू करना होगा और उस आधार पर आप जैसे वार्तालाप रखेंगे, जैसे समझाएंगे, उस तरह से आप उसको लेके चलिए, ठीक है। जी जी। ये प्रश्न कक्षा 10वीं के स्तर का है और कक्षा 10वीं में रस प्रकरण है और कठिनाई स्तर इसका सरल है और स्मृति आधारित प्रश्न है। प्रश्न है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ये काव्य पंक्ति है काव्य जिसमें पूछा गया है, क्रोध पर अंडरलाइन करके पूछा गया है कि यह रस का कौन सा अंग है। तो इस पर जो विकल्प अपने रखे हैं, रस के चारों अंगों को मैंने रखा है विकल्प, स्थायी भाव, विभावन भाव और संचारी भाव। इस पर डॉक्टर धीरज शर्मा जी से आग्रह है कि वो इस प्रश्न पर रिव्यू करें। धीरज शर्मा जी, प्रश्न कैसा है इस बना है और क्या स्मृति आधारित है ये? प्रश्न स्मृति आधारित ही है और सही है। इसमें क्रोध शब्द से चूंकि स्थायी भाव बच्चा सीधे सीधे इस पे हिंट मिल रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि हिंट वाला प्रश्न ना हो तो ज्यादा बेटर है। तो क्रोध शब्द से सीधे सीधे हिंट मिल रहा है अपने को यहाँ पर। बाकी प्रश्न आपका सही है और स्वाभाविक रूप से इसके सारे विकल्प भी सही है। जी जी, कमलदीप सर कुछ कहना चाहेंगे सर? सर प्रश्न अच्छा है आपका, लेकिन प्रश्न कक्षा 10वीं के स्तर से बहुत ही सरल है, क्योंकि जी स्थायी भाव वगैरह की जानकारी बच्चे को और छोटी कक्षाओं में भी हो जाती है, और इसलिए 10वीं के लेवल का हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा सरल है, डायरेक्ट प्रश्न है ये। जी जी। जी हेमंत सर? हेमंत सर आप म्यूट पे हैं। प्रश्न भी ठीक है और विकल्प भी ठीक है, लेकिन जो दूसरी लाइन है, उपर्युक्त काव्य पंक्ति में रेखांकित शब्द रस, अब यहाँ अंडरलाइन है रस का कौन सा अंग अवयव, तो अंडरलाइन होनी चाहिए अंग अवयव के बीच बस, और बाकी रस का कौन सा इसके नीचे लाइन नहीं रहनी चाहिए। देखिए महेंद्र जी, इस प्रश्न में ये प्रश्न श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सो इसमें क्रोध से जलने लगे, जैसे कि धीरज जी ने बताया कि ये बहुत ही डायरेक्ट इजी हो जाएगा, हिंट मिल रहा है वहां से। सो हमें ध्यान रखना है कि हम इसको बिना हिंट देना भी जरूरी था एक्चुअली। यहाँ पे हम ऐसे कैसे पूछ सकते थे कि हमें, हाँ, या तो हम ऐसे पूछ सकते कि इस वाक्य में कौन सा स्थायी भाव है, तो वो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी हो जाती कि कहाँ पे स्थायी भाव है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे रस का कौन सा अंग है या अव्यय है, तो यहाँ पे रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं। तो उसकी मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रश्न है तो वहां पे आवश्यकता कौन सा में फिर उसके बाद विराम चिन्ह आएगा, फिर यहाँ पे हाइफन ना लगा के हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते थे। तो मुझे यहाँ पे स्थाई, मैंने हमेशा रस में यह देखा है, यह पे बड़ी की मात्रा, क्या हम स्थाई ई करते हैं, स्थाई या स्थाई होता है?
मैडम यही होता है। स्थाई भाव। जी। तो एक बार देखिएगा, मुझे थोड़ा सा याद आ आप रहा है कि मैंने, मैडम आप एया में बड़ा ई की मात्रा ऐसा कह रही हैं क्या? हाँ 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 हाँ, तो मैडम बुक में शायद ऐसे ही लिखा हुआ था, मैंने व्याकरणिक दृष्टि से यही देखिएगा सही एक है बार। मैडम। तो धीरज शर्मा हाँ, सर, इसको बताइए, मानक अस्थायी भाव ऐसे लिखा जाएगा? सर, नहीं नहीं, मानक रूप यह वाला, मानक रूप जो है उसका मान यह वाला माना जाता है। जी। मानक रूप जो है स्थायी भाव, जहां तक मुझे ध्यान है, मानक रूप उसका यह वाला है, स्थायी अच्छा, भाव। यह वाला है सर। हाँ हाँ। जी जी। तो क्या है कि कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है इसका कुछ, जैसे नई और नई, एक तो ई की मात्रा लगती है, और कई लोग या लिखकर उस पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब उसके हिसाब से रहता है। मुझे अभी जी ध्यान नहीं आ रहा था वो। हाँ, एक बार आप देख लीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सा अब ठीक स्थाई भाव में ठीक। ई, मुझे मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये तो है अभी प्रचलन में आ गया है कि नई नई ई की जगह हम नई लिखेंगे, न ई, ये वाली ई जो आपने अभी दी हुई है, तो एक बार जी देखना होगा। सो वो सब चीजें हमको, क्योंकि बच्चों को हम सिखा रहे हैं, तो एक बार जब डबल चेक कर लेंगे ये करते हुए। ठीक है। तो आपका प्रश्न, मैं कहूंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ आधार है, तो कभी कभी हम सरल प्रश्न भी पूछ सकते हैं फॉर टेस्टिंग कि हाँ भाई बच्चे को अभी याद है क्या नहीं है ये प्रश्न। ठीक है, सरल है, बट हाँ पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पूछ सकते, पूछा जा सकता है। और बीच बीच में पूछना भी चाहिए कि बच्चे कितना कॉन्सेप्ट से क्लियर हैं या नहीं है। अगर बेसिक चीज है ये नहीं समझ में आएगी तो बच्चे रस को नहीं समझ पाएंगे आगे ठीक से। तो ये प्रश्न ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी मैडम, ये अपना दूसरा प्रश्न है, कक्षा 12वीं के स्तर का है, और कठिनाई स्तर मध्यम है। काव्य पंक्ति दी गई है इसमें, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त काव्य पंक्ति में अलंकार की पहचान कीजिए। और चार विकल्प मैंने रखे हैं, विशेषोक्त, विभावना, विरोधाभास और व्यतिरेक अलंकार। क्योंकि ये सभी अलंकार जो हैं कक्षा 11वीं 12वीं के स्तर के हैं, इसलिए इन चारों विकल्पों को रखा गया है। और अलंकार की पहचान करने के लिए मेरे हिसाब से ये कविता का जब अर्थ समझेगा बालक कि कारण के उपस्थित न होने पर भी कार्य हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस उत्तर तक पहुंच सकता है। तो इसलिए मैंने इसको समझ आधारित प्रश्न रखा है। इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं कमलदीप सर को आमंत्रित करता हूं कि वो बताएं कि ये प्रश्न कैसा है। जी सर, तो बड़ा प्रचलित उदाहरण है, और बिना समझ के भी इसका उत्तर दिया जा सकता है, क्योंकि पढ़ा हुआ रहता है काफी ये इस स्तर पे, 12वीं स्तर तक। तो समझ के बिना भी इसका उत्तर आ सकता है सर। तो ये स्मृति और रटाया हुआ रहता है बच्चों को, ये वाला जी जो उदाहरण आपने दिया है। जी जी तो इससे तो यही लग रहा है कि समझ आधारित ये प्रश्न नहीं हो सकता के ख्याल से। जी जी। जी धीरज सर। अच्छा, प्रश्न ठीक है, बढ़िया है प्रश्न। तो 12वीं में विशेषोक्ति, विभावना, विरोधाभास अलंकार रहता है। जो विरोधाभास है उसमें आपने श का उसका प्रयोग किया है, तो उसकी वर्तनी ठीक करने की जरूरत है। बाकी ठीक है, यदि जैसे, हाँ ये बात कमलदीप सर से मैं सहमत हूँ कि जैसे कनक कनक से 100 गुनी मादकता दिखाए, ये इतना ज्यादा रट चुके हैं बच्चे कि अपन पहला शब्द बोलेंगे बोल देंगे यमक अलंकार है। तो बच्चे शुरू से अपने रट की आदत है हमेशा से। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो, यूं देखा जाए तो समझ आधारित प्रश्न मेरे, बाकी ये बात हो रही है कि इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने से इसको कोई बच्चा आसानी से कर सकता है। जी बाकी यदि बच्चे को समझ नहीं, यदि उसने कभी लाइन नहीं पढ़ी और यदि समझ के उसको करना होगा तो यदि वो याद होगा उसको तो ही वो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। जी। तो इस हिसाब से प्रश्न ठीक है, और जो आपके विकल्प है वो भी ठीक है, बढ़िया है। हेमेंद्र सर।
हाँ सर, हम दोनों शर्त से मतलब कि साथ में है कि वो जो बोल रहे हैं, और लेकिन एक गलती बार बार दोहराई जा रही है। वो गलती है कौन सी? कॉमा लगाने की। जी जी जी। मतलब स्पेस के बाद कॉमा लगाया जा रहा है, जबकि मैम ने बोला है कि बिना स्पेस के बाद कॉमा लगा के फिर स्पेस देना है। चलिए ठीक है, सुधार होगा सर। हाँ। महेंद्र जी, आपने इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं डाला है। जी जी। ऑब्जेक्टिव क्या डालेंगे आप इसका? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अलंकार का क्या? विद्यार्थियों की विभावना अलंकार की समझ का परीक्षण करना। यह प्रश्न दी गई पंक्तियों में विभावना अलंकार को पहचानने के कौशल को जांच रहा है। जी मैडम। प्रश्न ठीक था महेंद्र जी। प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि जैसे धीरज जी ने कहा कि अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो वो हमारा जो समझ पर आधारित होता है वो मैकेनिकल बन जाता है प्रश्न। जब हम जी बहुत ज्यादा उसको, जैसे कनक कनकते सोगनी, अभी तक बच्चों को याद रहता है कि हाँ भाई वो बोलेंगे और बच्चे फट से बता देंगे, तो ये मैकेनिकल प्रश्न में आ जाता है। सो मुझे लगता है कि ये वाला जो पंक्तियां हैं, अगर उन्होंने बहुत बार पढ़ ली हैं तो फिर वो समझ पे आधारित नहीं रहता, फिर वो मैकेनिकल हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ही बेस्ट जानते हैं कि वो समझ पर आधारित है या याददाश्त पर आधारित है, आपकी स्मरण पर आधारित है। कुछ बच्चों के लिए मैडम ये समझ पर आधारित हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए हाँ, ये स्मृति आधारित भी हो सकता है। स्मृति पर आधारित हो सकता है। तो कोशिश मतलब यही कीजिए कि मतलब सब बच्चों के लिए प्रश्न का जो लेवल है वो समान रहे। तो या तो हम ऐसी पंक्तियां चुने जो स्मरण पर आधारित हो, ऐसी पंक्तियां चुने या तो वो अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हो। जी। ये कक्षा 9वीं के अब आप ना ये वाला एग्जाम्पल हेमेंद्र जी, अब आप विराम चिन्ह वाला एग्जाम्पल नहीं देंगे, ठीक है? अब आप उसके अलावा दूसरा वाला बताएंगे, विराम चिन्ह को छोड़ के। बताइए। तो महेंद्र जी आप शुरू कीजिए। हाँ जी जी, ये कक्षा 9वीं के स्तर का प्रश्न मैंने बनाया है और अलंकार प्रकरण से मैंने इसको लिया है। कठिनाई स्तर मध्यम और समझ आधारित प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्ति में यमक अलंकार नहीं है? मैंने 4 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, मंगन को देख पट देत बार बार हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, हरि हरि रूप दियो नारद को। ये 4 काव्य पंक्तियां मैंने रखी हैं और इसमें से यमक अलंकार का कौन सा उदाहरण नहीं है, उस पर मैंने ये प्रश्न बनाया है। तो इस हमारे बने हुए प्रश्न पर हेमंत सर क्या कहना चाहते हैं? हेमंत सर पहले अपनी टिप्पणी कर दें। हेमंत सर। प्रश्न सही और विकल्प भी सही हैं, लेकिन इसमें जो निम्नलिखित है वो गलती लिखा सर। जी। प्रश्न के आगे जो निम्नलिखित लिखा है, वर्तनी लिखी है वो गलत लिखी है। हाँ जी, हाँ वर्तनी त्रुटि है इसमें। जी जी जी। हाँ, और जो विकल्प हैं, विकल्प में वो अब निशान का नहीं मालूम क्या, निशान लगे हैं कॉमा टाइप के उद्धरण चिन्ह ऊपर। लगाए हैं सर, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो लगा है, एक उद्धरण चिन्ह जो लगा है, उद्धरण वो चिन्ह की नहीं लगना आवश्यकता नहीं थी सर। हाँ, और वो दोहरे होने चाहिए सर क्या? नहीं, लगा कोई नहीं होना लगाना चाहिए, ही जरूरत ही नहीं है। लगना ही नहीं चाहिए। लगना ही नहीं चाहिए। हाँ, जी। चलिए ठीक है, कमलदीप सर कुछ कहना चाहते हैं इसमें?
यस सर, प्रश्न अच्छा है आपका। हाँ, बस जो उद्धरण चिन्ह आपने लगाए हैं वो बिना उद्धरण चिन्ह के भी विकल्प होते तो चलेगा। जी बहुत जी। अच्छा प्रश्न है। और धीरज शर्मा सर। अच्छा प्रश्न लगा था, अच्छा प्रश्न है। बस ये जैसे नहीं क्या रेखांकित नहीं रेखांकित होना चाहिए वैसे तो मैं समझ सकता हूँ सर। फॉर्मेटिंग में मुझे भी बनाना नहीं आया था मोबाइल में, वो कठिन पड़ता है तो नहीं आवाज है। नहीं आ रही है धीरज जी आपकी ना। धीरज सर आवाज आपकी नहीं आ रही। हेलो, हाँ अभी ठीक है। अब आ रही है? तो प्रश्न अच्छा है प्रश्न। और जैसे इसमें जो तीसरा विकल्प है अपना, जेते तुम तारे, तेते के बाद जहां तक या तारे के बाद यहाँ पर एक कोमा आएगा तो ये पूरी लाइन स्पष्ट हो पाएगी, या बीच में कोमा आएगा जी जी। तब जाकर स्पष्ट और इस मंगन को देखी पट देते बार बार यहाँ तक ठीक है। तो मतलब प्रश्न बहुत अच्छा है, इसके विकल्प बहुत बढ़िया है। यमक अलंकार की जिसको समझ होगी वो बहुत अच्छे से इसको कर लेगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। और इसमें बिल्कुल जो थोड़ी बहुत वर्तनीगत त्रुटियां या रेखांकन में जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं वो कमी है। बस एक बात वापस कमी है, जैसे पिछली बार भी आपने इसका ऑब्जेक्टिव परीक्षण किस चीज का परीक्षण करता है वैसा नहीं लिखा है, तो उसमें वो जरूर आप लिखें। जी जी जी। महेंद्र जी मैडम। प्रश्न, हाँ प्रश्न अच्छा है। जैसे अभी हमने निम्नलिखित में से कौन सा काव्य पंक्ति, कौन सा काव्य पंक्ति में यमक अलंकार नहीं है, कौन सी काव्य पंक्ति में, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप प्रश्न चिन्ह लगाइए, हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सब प्रश्नों में जहाँ पे जरूरत है वहां पे हाइफन नहीं लगाइए, या तो पूर्ण विराम लगाइए या प्रश्न चिन्ह लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा प्रश्न, कौन सी पंक्तियां पूछ रहे हैं, पूरा प्रॉपर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप नहीं को बोल्ड अंडरलाइन कीजिए, यमक अलंकार को आवश्यकता नहीं है करने की, ठीक है। नहीं, असत्य, ये जब हमने बात किया। और जैसे सबने बोला कि यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा उद्धरण चिन्ह की, तो वहां पे हम हटा सकते थे। आपने जो विकल्पों, ये पूर्ण विराम भी इनफैक्ट अगर हम सब में दे रहे हैं तो सब में दें, या तो नहीं दें तो भी चलेगा इसमें, क्योंकि पंक्तियों में कहीं कहीं पे आवश्यकता नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नहीं थी तो हमने अननेसेसरी ऐड किया है, तो हम पूर्ण विराम को भी हटा सकते थे यहाँ पे, क्योंकि पंक्तियां कविता की हैं या काव्य की हैं, तो वो उसको हटाया जा सकता था, उद्देश्य ऐड किया जा सकता था। आपका प्रश्न अच्छा था, अच्छा है। जी जी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, बहुत कम चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बट हाँ ध्यान रखेंगे तो एकदम अच्छा क्वालिटी निकल के आएगा। प्रेजेंटेशन भी आपका जो आपने प्रेजेंट किया वो भी बहुत अच्छा था। हेमेंद्र सर जी, आपकी अभी बारी आई है, तो आप चलिए। जी, जो प्रश्न है मुहावरे से है, तो इसमें हम मुहावरे मतलब किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। कक्षा 9वीं के लिए टॉपिक है भाषा बोध के लिए प्रश्न की विशेषता समझ परक। प्रश्न ये है, उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को मुहावरा संबंधी जानकारी प्रदान करना। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। जो विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प है चोर चोरी करके ईद का चांद हो गया। दूसरा विकल्प है राम अपनी माँ का ईद का चांद है। तीसरा विकल्प सी नंबर वाला, मोहन अपनी सुंदरता के कारण ईद का चांद है। चौथा विकल्प, मोहन को जब से नौकरी लगी वह ईद का चांद है। तो इन मतलब हमें देखना चाहिए किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। तो धीरज सर से आग्रह है कि वो अपना रिवाइज प्रदान करें। सर प्रश्न जो है आपने उद्देश्य लिखा है विद्यार्थी को मुहावरा संबंधी जानकारी प्रदान करना। अभी तक जितनी बात हुई उसके हिसाब से क्या जांचता है, तो मुहावरे के सही प्रयोग को जांचता है इस टाइप से लिखा जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। जी और सर।
आपने आपने जैसे कि विकल्प जो दिए हैं वो बढ़ते क्रम में लंबाई के हिसाब से दिए, अच्छी चीज है। चोर चोरी करके ईद का चांद हो गया, पहला विकल्प है। दूसरा, राम अपनी माँ का ईद में 2 बार ईद शब्द आ गया है, तो एक शब्द इसमें से हटाया जाना चाहिए। मोहन जी अपनी जी सुंदरता के कारण ईद का चांद है, ये ठीक है। मोहन को जब से नौकरी लगी वह ईद का चांद हो गया है, इस तरह से इसमें आएगा तो ये वाक्य ठीक बन पड़ेगा। जी सर, जी और सर। सर जैसे इसके जो विकल्प हैं, चोर चोरी करके ईद का चांद होगा, ईद का चांद मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो ये जो थोड़ा अपन बात करते हैं कि जो संदर्भ अपन ले रहे हैं या वो ठीक होना चाहिए, मतलब जी वैसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे जैसे विद्यार्थी के हिसाब से वो ठीक होना चाहिए। तो ये थोड़ा इसकी वजह से कुछ और शब्द अपन विकल्प रखते तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होता। ये दूसरा विकल्प को और रखा जा सकता था, ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि ईद का चांद मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चोर चोरी करके ईद का चांद हो गया, चोर का पता नहीं, तो वो थोड़ा मुझे खटक रहा है। या मोहन को जब से नौकरी लगी वह ईद का चांद हो गया है, इस टाइप पहले का। पहला विकल्प रखने के पीछे मेरा ये उद्देश्य था कि ईद का मतलब यदि वो ये समझे भाग जाना, नहीं, चोर जिससे चोरी बहुत करके दिनों बाद भाग दिखाई गए। देना। हाँ हाँ, लेकिन सर जैसे ईद का चांद का आमतौर पर होता है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो चोर को हाँ, तो कोई वो देखता नहीं वैसे। तो है, ईद के चांद का तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, लेकिन ऐसा भी मतलब हमारा उद्देश्य ये था कि चोरी करके वो भाग गया, 9-2-11 हो गया। जी, तो 9-2-11 उसके लिए ज्यादा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ सर विकल्प ठीक होता है। यदि अपन वैसा लेते तो ज्यादा बेटर था। जैसे कि अपने जब इसके पहले जो कार्यशाला हुई थी उसमें बताया गया था कि कोई, मतलब मैं भूल रहा हूँ कि अपन कोई ऐसी चीज का मतलब वो न करें जो मतलब जिससे छात्र उसे पढ़े तो वो जी थोड़ा ठीक अतार्किक और असंगत लगे। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मतलब दूसरा विकल्प इसमें रहता तो ज्यादा बेहतर होता। जी। बाकी प्रश्न ठीक है। कमलदीप सर। हाँ सर, जैसे धीरज सर जो कहना चाह रहे हैं कि विकल्प के माध्यम से कोई गलत संदेश ना जाए, जी तो जैसे आपका पहला जो विकल्प पे हम चर्चा कर रहे हैं कि चोर चोरी करके ईद का चांद हो गया, तो ये बदलने की जरूरत है इसमें। जी सर। और बाकी बी और सी में भी और डी में भी आपने राम ले लिया, एक में मोहन ले लिया, फिर एक में मोहन ले लिया, जी तो और विकल्पों को थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर कोई नाम ना आए, जैसे राम आ गया है इसमें, मोहन आ गया है। और उद्देश्य जो आपका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है कि मुहावरा संबंधी जानकारी प्रदान करना, तो प्रश्न जानकारी प्रदान नहीं करते हैं सर, अपन परीक्षण करना चाह रहे हैं कि वो जानता है कि नहीं जानता है, जी सर। तो इसमें सुधार होना चाहिए। जी जी। नरेंद्र सर जी, आप बताइए आपका कुछ। इस प्रश्न पर टिप्पणी। मैन सर। जी सर, ये सभी सभी सब पूर्ण वाक्य हैं और सभी वाक्यों में लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह होना चाहिए। जी सर। मेरे हिसाब से इसमें कुछ ना विराम लगा है ना पूर्ण विराम लगा है, तो पूर्ण विराम, चूंकि पूर्ण वाक्य हैं ये सभी, तो जी पूर्ण वाक्य का चिन्ह होना चाहिए। और जी जो डी विकल्प है ये पूरा स्पष्ट नहीं कर रहा है। डी विकल्प में जैसा धीरज शर्मा ने स्पष्ट कर दिया, मैं दोबारा नहीं कहना चाहूंगा। जी सर। जी ईद सर। ईद दो बार आया है पहले दूसरे विकल्प में, और जो डी विकल्प है तो इसमें मोहन को जब नौकरी लग गई वह ईद का चांद हो हो गया। गया, ऐसा पूर्ण वाक्य होना चाहिए। जी सर। तो इसमें सुधार है बकाया, तो सही है सर। और कमलदीप सर ने जो कह दिया वो बिल्कुल सही जी है, उसमें सुधार की गुंजाइश है इसमें।
उसको जब से नौकरी लगी वह ईद का चांद हो गया। जी जी ठीक है, तो मेरे को भी इसमें कुछ खास सबने बता दिया है, तो मेरा भी थोड़ा रिपीटेटिव हो जाएगा। तो आप जो पॉइंट्स सबने बताए हैं आपको, हेमेंद्र जी, उनको ध्यान में रखिएगा और अपने प्रश्न में सुधार कीजिएगा। जी नेक्स्ट सर। बढ़ते आगे। हाँ, ये थोड़ा नीट लग रहा है, इसमें मुझे अच्छा ये लग रहा है कि फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी हुई है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो बस मुझे ये फर्स्ट इम्प्रेशन जो प्रश्न का है वो अच्छा है। आगे आप चलिए हेमेंद्र जी। कक्षा 11वीं के लिए बनाया गया प्रश्न है, व्याकरण के अंतर्गत अलंकार के अंतर्गत। तो इसका कठिनाई स्तर मध्यम और प्रश्न की विशेषता समझपरक है। उद्देश्य में चयन जाना चाहिए, मतलब यह है विद्यार्थी की अलंकार कौशल को जांचता है। उद्देश्य मतलब गलत है। तो इस प्रश्न का ये है, भ्रांतिमान अलंकार के संबंध में कौन सा कथन अशक्त है? इसके पीछे हम लाइन नहीं लगा पाए। हेमेंद्र जी, आपको ना समझाना है, दोबारा से शुरू करेंगे। हम आपके स्टूडेंट हैं, आपको ये समझाना है प्रश्न हमको, ठीक है? हम बाद में फीडबैक आप जानिएगा, पहले आप समझाइए प्रश्न क्या है, क्यों आपने ये क्या बता रहा है। तो दोबारा से नए तरीके से शुरू कीजिए। जी मैम, इसमें जो प्रश्न है अलंकार के बारे में क्या गलत बात है, क्या कौन सा बात गलत है, उसके बारे में हमें जानकारी प्रस्तुत करनी है। प्रश्न इसमें पहला विकल्प है, भ्रांतिमान अलंकार में निश्चय कर लिया जाता है। दूसरा बी, भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय का ज्ञान नहीं रहता। तीसरा विकल्प, भ्रांतिमान अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। चौथा विकल्प, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रमवश दूसरी वस्तु को कोई दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। तो इसके संबंध में मैं महेंद्र सर से बात करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो रिवाइव करें, इस प्रश्न को रिवाइव करें। जी सर। रिव्यू पहला विकल्प सर, पहला विकल्प थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश है। पहले विकल्प में भ्रांतिमान अलंकार में झूठा निश्चय कर लिया जाता है। अगर झूठा शब्द लगा देंगे तो और ज्यादा विकल्प स्पष्ट हो जाएगा। जी सर। क्योंकि निश्चय कर लिया जाता है, थोड़ा सा प्रश्न मतलब विकल्प स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें पहला विकल्प अगर सुधार लें कि भ्रांतिमान अलंकार में झूठा निश्चय कर लिया जाता है। जी सर। कमलदीप सर। हेमेंद्र सर, वही पिछले प्रश्न में जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव था उसमें जानकारी प्रदान करना, तो इसमें भी आप सुधार करने की आवश्यकता है। जी सर। है ना, कि इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए भ्रांतिमान अलंकार के संबंध में। जी और जो आपका उत्तर है जी कि भ्रांतिमान अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, जी। तो भ्रांतिमान में संशय वाली बात तो कुछ है ही नहीं। नहीं सर, संदेह अलंकार में संशय बना रहता है। संशय का अर्थ संदेह होता है सर, तो इसमें संदेह को लेकर तो बात ही नहीं है, तो पूर्ण निश्चय नहीं हो तो हमें जाता है, झूठा निश्चय हो जाता है। असत्य कथन। अच्छा हाँ, तो इसमें असत्य पे आपने इसको रेखांकित नहीं नहीं किया है लगा। क्या? जी जी हाँ, इसको सर। रेखांकित भी करना था और बोल्ड कर देते हैं इसको, तो जी स्पष्ट हो जाता है। जी। धीरज सर। हाँ सर, ठीक है। प्रश्न ये कक्षा 11वीं के हिसाब से भ्रांतिमान और संदेह अलंकार उसमें रहते हैं। देखिए अपना आवाज जो टेस्टिंग हो, हेलो, हाँ, थोड़ा हेलो, लाउड माइक के पास आना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा दूर से आवाज आ रही है। जी जी, अब आ रही है आवाज? जी जी जी। हाँ, तो वो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जैसा कमलदीप सर ने बताया कि वो स्पष्ट करने की जरूरत है, और वो स्पष्ट करने की जरूरत है। और जो आपके आपने विकल्प दिए हैं, जैसे असत्य पर बहुत फर्क पड़ता है। असत्य पर यदि रेखांकित होता तो शायद वो वाली बात अपनी उठती नहीं जो अभी बीच में उठी।
वो कंफ्यूजन वाली बात होती नहीं, इसलिए शायद रेखांकन बहुत ज्यादा आवश्यक है जी इस सर। दृष्टि से। और उपमेय का ज्ञान नहीं रहता, अलंकार का निश्चय कर लिया जाता है। भांतिमान अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। भांतिमान अलंकार में भ्रमवश दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। तो यहाँ दूसरी दूसरी जो शब्द है थोड़ा खटक रहा है सर। किसी वस्तु इसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है। मतलब क्या सुधार करना? सुधार भांतिमान अलंकार में भ्रमवश किसी वस्तु को जी सर। किसी वस्तु को अन्य वस्तु किसी किसी अन्य वस्तु को दूसरी किसी वस्तु अन्य मान वस्तु, लिया जाता है। हालांकि किसी अन्य दोनों का अर्थ एक ही आ रहा है, लेकिन ये दूसरी दूसरी दो बार आ रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला इसमें क्रिएट हो रहा है। और जैसा कि बताया था पिछली बार, मेहनत करने की पूरा वाक्य है, तो वहाँ फुल स्टॉप तो होना चाहिए। बाकी ठीक प्रश्न है, अच्छा 11वीं के हिसाब से ठीक प्रश्न है, विकल्प भी ठीक। जी हेमेंद्र जी, ठीक प्रश्न था ये। बस जो सबने फीडबैक दिया है उसका ध्यान रखिए। वाक्य है तो पूर्ण विराम आएगा। आपके ऑप्शंस भी विकल्पों का चयन किया आपने, ठीक किया है चयन भी। तो मुझे लगता है कि आपको उद्देश्य और अपने उद्देश्यों पे काम करना होगा। उद्देश्य बहुत ज्यादा आपका ठीक है जा रहा है। चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये तीनों प्रश्न मैंने आपके देखे हैं, ये अलग डिफरेंट फॉर्मेट में, ऐसा क्यों हुआ? कैसा मैम? इसकी फॉर्मेटिंग अलग है, पिछले वाले प्रश्न की अलग थी, उससे पिछले वाले प्रश्न की अलग फॉर्मेटिंग थी, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए मैम अलग अलग वो क्या है, हमने वर्ड पे बना के भेजा था मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हम ये इसको बताइए। जो प्रश्न है वो 12वीं के हिसाब से है, भाषा बोध, कठिनाई स्तर मध्यम है। तो हमें इसमें मतलब सही शब्द भरना है। जैसे अभी आपने पहला प्रश्न बताया था, जिसमें समान, सम्मान और समान, सामान और सम्मान भरना था। तो ऐसे दो शब्द हमें भरने हैं। तो मतलब उचित शब्द भरकर खाली स्थान को भरना है। तो प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। और औद्योगिक विकास तथा भौतिक खाली स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य से आज मानव खाली स्थान के संतुलन को समाप्त करता जा रहा है। ऑप्शन है शासन और ईश्वर, विकास, कृत्रिमता, समृद्धि, पर्यावरण, वृद्धि और पृथ्वी। उत्तर समृद्धि और पर्यावरण। कमलदीप सर रिव्यू कीजिए। यस सर, तो प्रश्न भाषा बोध पर आधारित है, लेकिन पाठ पर आधारित प्रश्न लिया है, तो सर समझ आधारित प्रश्न नहीं होगा, ये मैकेनिकल नहीं, प्रश्न है एक। पाठ पे आधारित प्रश्न नहीं है जी, बाहर से जी फिर भी एक सर लाइन। इसमें विकल्प दिए हैं आपने, तो ये मैकेनिकल प्रश्न ही हो गया है जी ये। स्मृति, ये मैकेनिकल प्रश्न है सर एक, मेरे हिसाब से। नहीं, ये पाठ पे आधारित प्रश्न नहीं है, बाहर से एक लाइन ली थी। जी हाँ, लेकिन जो ऑप्शन है सर उसके हिसाब से तो ये मैकेनिकल प्रश्न ही होगा, ऐसा मैं जी समझता हूँ। बाकी प्रश्न ठीक है आपका, बस ये प्रश्न कौशल में ही है समस्या, और वही उद्देश्य, जो इसका उद्देश्य है। देश नहीं बन पा रहा मेरा सही। शब्दों के प्रयोग का शब्दों का प्रयोग का कौशल जांचना। धीरज सर। हाँ सर, प्रश्न ठीक है, लेकिन सर कक्षा 12वीं के हिसाब से तो मेरे हिसाब से बहुत सरल प्रश्न होता है सर। कक्षा 12वीं के हिसाब से सरल प्रश्न
9वीं 10वीं तक ठीक है और सामान्य तक भी ठीक है। अब इसमें विकल्प में जैसे लेने की बात है तो सामान्य बच्चों को साथ में रखा जा सकता है और उसके बाद में लेके जा सकते थे। अच्छा माना है कि बाद के ये प्रश्न बहुत अति सरल था। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल समझ में नहीं है। आवाज आ रही है? धीरज सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। अच्छा हेलो, आपकी वीडियो भी हैंग हो गई है। हाँ अभी आवाज ठीक आ रही है। आप हाँ सर ठीक है हेलो आवाज। हाँ बोलिए सर। ये मतलब 9वीं 10वीं के स्तर का प्रश्न है सर, 12वीं के स्तर में वो मध्यम स्तर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है इसके लिए। जी सर। क्योंकि सामान्य शब्द है, सामान्य विशेष शब्द नहीं है। बच्चे ज्यादा 9th 10th तक धीरज जी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। महेंद्र जी आप बताइए, थोड़ा आप ठीक कर लीजिए। हेलो जी मैडम मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आ रही है, स्पष्ट रूप से आ रही है। जी जी। प्रश्न तो इन्होंने सही बनाया है मैडम, थोड़ा सा विकल्पों में चूंकि औद्योगिक विकास और भौतिक इन्होंने उत्तर दिया है समृद्धि। तो यहाँ अगर पहला ऑप्शन अगर साधन होता और दूसरा ऑप्शन जो है पर्यावरण, या कि फिर अगर समृद्धि रखा था तो फिर प्राप्त करने, इसको हटाना चाहिए था। औद्योगिक विकास और भौतिक समृद्धि के उद्देश्य से प्राप्त करना, ये अगर हट जाता तो और अच्छा प्रश्न ये बन सकता था। और अगर प्राप्त करना है तो फिर पहला विकल्प साधन होना चाहिए। अगर समृद्धि इन्होंने उत्तर रखा है तो फिर प्राप्त करना हटना चाहिए, तभी वाक्य और ज्यादा सटीक हो सकता है। हेमंत सर मेरी बात समझ में आ गई सर? सर एक बार समझा दिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो कि आपने पहला विकल्प पहले खाली स्थान पे आपने समृद्धि रखा है, हाँ तो अगर समृद्धि रखा है तो औद्योगिक विकास और भौतिक समृद्धि के उद्देश्य से प्राप्त करना फिर हटना चाहिए फिर। जी। और अगर आपने पहला विकल्प मेरे हिसाब से अगर साधन रखा जाता तो फिर औद्योगिक विकास और भौतिक साधन प्राप्त करने के उद्देश्य से पहला विकल्प अगर साधन होता, दूसरा पर्यावरण, तो और बेहतर ढंग से ये बन सकता। अगर यही सेंटेंस रहेगा, सुधार अगर ना सुधार करते तो। जी जी जी। हेमेंद्र जी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपके विकल्प है ना, वो आपके वाक्य के साथ जो भी खाली स्थान आ रहे हैं, दोनों विकल्प वाक्य के साथ ब्लेंड हो जाने चाहिए, उसमें समा जाने चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हाँ जैसे अभी सर ने बोल दिया कि आउट ऑफ द प्राप्त करके आउट ऑफ द लग रहा है, तो हम उसको इजीली हटा सकते हैं। बच्चे क्या होंगे, तो वाक्य के साथ जा ही नहीं रहे तो हम इसको हटा देते हैं, ये तो नहीं होगा। जो एकदम ठीक बैठेगा तो बच्चे उसी को मान के चलेंगे। तो आपके सभी विकल्प ऐसे होने चाहिए जो कि खाली स्थान में सब वाक्यों के साथ आने चाहिए। तो हमें भी अपने विकल्पों का चयन उसी प्रकार करना चाहिए। और उद्देश्य को आपको उद्देश्य पे काम करना होगा, उद्देश्य को समझना होगा। हाँ, मेरे हिसाब से भी ये प्रश्न 12वीं का तो नहीं लगता है ये, और मध्यम तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो हमारा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो भी जैसे प्रश्न बना रहे हैं, सोच रहे हैं 12वीं के लिए, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो 12वीं की पुस्तकें हैं, उसके पीछे एक शब्दावली दी होती है, वहाँ से कुछ उठा के अपना कुछ बना सकते हैं। तो वो कोई बोल नहीं सकता कि हाँ, ये 10वीं का प्रश्न है या ये हमने वहाँ से लिया है। तो आप पुस्तकों के पीछे जो शब्दावली दी होती है, वहाँ से प्रश्न उठा के अपना प्रश्न बना सकते हैं। जी मैम।